हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में शशि विद बायोलॉजी शिक्षा में। तो आज की इस वीडियो में कुछ हम ये बताएंगे, कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट था बेलेनोग्लॉसस का जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक है, या उसका जो हैबिट एंड हैबिटेट के द्वारा जो वो सैंड में अपना घर बनाता है या बरो जो बनाता है, ठीक है। उसमें एक हेडिंग हमने आपको पढ़ाया था, एक टॉपिक था जिसमें प्रोटेक्टिव डिवाइस हमने बताया था, प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में बताया था। तो कुछ बच्चों को डाउट था, तो वो डाउट यहाँ पर आप अपना क्लियर कर लीजिए कि प्रोटेक्टिव डिवाइस जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था, वहाँ फिर वो लोग आज फिर से ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनेंगे क्या होता है। तो चलिए ये जान लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसका बरो है, इस तरीके से इसने सैंड में बना रखा है। तो बेलेनोग्लॉसस जो है ये सैंड में अपने बरोज को इस तरीके से बना रखा है, जिससे इसका ये बरो पूरी तरीके से जिस शेप में आपको दिखाई दे रहा है ऐसे एज इट इज जैसे ये बना रहे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी चीजें क्या है, ये सैंड पार्टिकल्स हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या है, सैंड, क्योंकि अपने बरोज को कहाँ पर बनाता है, ये सैंड में बनाता है। बात आप कर रहे हैं यहाँ पर प्रोटेक्टिव डिवाइस की। तो प्रोटेक्टिव डिवाइस, डिवाइस कहने का मतलब वो जहाँ पर रह रहा है, जो अपना घर बना रखा है, जो स्पेस बना रखा है, यानी वही जो उसका बिल है, जो उसका बरो है, वही उसका प्रोटेक्टिव डिवाइस, जो उसको प्रोटेक्ट कर रखा है जहाँ पर वो रह रहा है, ठीक है। तो यही आपका ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है। अब इस डिवाइस को यानी इस बरोज को, ठीक है, अब यहाँ पर इसको ध्यान से देख लेंगे, ये बरोज यानी प्रोटेक्टिव डिवाइस की बात किया जा रहा है। जो इस डिवाइस को यानी कि जो जो इसके बरोज के इनर साइड में कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सिक्रेट करता है अपनी बॉडी के वॉल्स से या अपनी स्किन से, कुछ ऐसी चीज़ें सिक्रेट करता है जिससे इसका जो ये बरो है एज इट इज ऐसे सैंड में बना रहे। आप सभी जानते हैं कि जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो जब तक उसमें कुछ जैसे वाटर के कंटेंट ना रहे या ऐसे ही खुले में रहे, ऐसे सूखी अवस्था में वो रहते हैं, तो वो अगर कोई इस पर एनिमल जाता है तो उसी का वो निशान उसे धंस जाता है। तो जब ये अपने बरोज को जब ये सैंड में बनाएंगे तो वो बिल, उनका वो बरो एज इट इज ऐसी ही शेप में बना रहे और इसके अंदर कोई भी सैंड पार्टिकल्स धंस करके इधर इसके अंदर ना आने पाए, और ये बरोज का जो शेप है और साइज है इस तरीके से ये बना रहे। इसके अंदर कोई अदर चीज़ें या फिर इसके अंदर से ये बाहर की तरफ से इसके अंदर इस बिल में कोई भी सैंड पार्टिकल्स ना आने पाए, और इनके बॉडी के हिसाब से या बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग इनका ये बरो वैसे ही बना रहे। तो उसके लिए कुछ तो करते ही होंगे, तो अपनी स्किन से कुछ म्यूकस सेक्रेट करते हैं, ठीक है। कुछ अपने स्किन से, जो स्किन में इनके म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड हैं, उन ग्लैंड से ये कुछ म्यूकस चिपचिपे पदार्थ ये सेक्रेट करते हैं, जिससे इनका जो बरो है वो इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बना रहे और इसके अंदर जो सैंड पार्टिकल्स हैं ये बाहर वाले इसके अंदर ना आने पाए। जैसे हम सभी क्या बनाते हैं, जैसे कोई घर बनाते हैं, तो जैसे कि अगर हम धूल से अगर कोई घर बनाए, मान लीजिए अगर हम कोई धूल से घर बना रहे हैं, तो क्या ये घर टिका रहेगा? नहीं टिका रहेगा। तो इस घर को टिकाऊ करने के लिए, मतलब उसको मजबूत बनाने के लिए हम बाहर से इस मिट्टी में पानी मिलाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा हाउस जो है स्ट्रॉन्ग बना रहता है और उसकी दीवार आसानी से ये खड़ी रहती है। तो उसी प्रकार से जो बेलेनोग्लॉसस है ये भी जो है अपने हाउस को यानी अपनी बरोज को इस तरीके से ये बनाता है, कुछ म्यूकस सेक्रेट करता है सैंड में, जिसकी वजह से इनका जो बरो है एज इट इज ऐसे बना रहता है। अगर कोई बाहर से एनिमल भी अगर इसके ऊपर से क्रॉस कर जाता है, यहाँ से अगर कोई एनिमल अदर एनिमल क्रॉस करता है, तो इसका जो बरो है एज इट इज ऐसे इसका बना रहता है। इसके अंदर जो है बालू के जो बाहर के पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पर अंदर नहीं आने पाते हैं, जिससे जो इससे बरो में रह रहा जो बेलेनोग्लॉसस है वो प्रोटेक्टिव रहता है, यानी सुरक्षित रहता है। तो अपने घर को, अपने बरो को बनाने के लिए ये कुछ म्यूकस सेक्रेट करता है उसी सैंड में, और अपने बरो को म्यूकस के माध्यम से उसको एक प्रॉपर शेप दे पाता है, जिससे उसमें जो है वो हमेशा वो सैंड पार्टिकल से
से एक दूसरे से चिपक करके और एक प्रॉपर ढंग से अपना एक शेप प्रोवाइड कर लेते हैं, अपना शेप बना लेते हैं। और उस बरोज में बाहर से जो सूखी हुई बालू है या जो सैंड पार्टिकल्स है बाहर की, वो इसके अंदर इस ट्यूब में, ये जो ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है ना, ये आपको ट्यूब जैसा दिख रहा है पूरी चीजें, ये जो आप यहाँ पर ये बिल देख रहे हैं, ये बरोज को देख रहे हैं पूरा इस तरीके से। तो ये जो है आपका, इसके अंदर जो है बाहर से कोई सूखी हुई या ड्राई सैंड पार्टिकल्स इसके अंदर ना आने पाए, उसके लिए इसके अंदर की जो वॉल्स है, यानी इस बरोज की जो ये इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि हम बता रहे हैं, मान लीजिए ट्यूब है, तो इसके अंदर की जो ये वॉल्स है, यहाँ पर ये इसके अंदर जो रह रहा बेलेनोग्लॉसस होगा, वो इसके वॉल्स पर जो है म्यूकस सेक्रेट करेगा इस तरीके से, जिससे इसके जो सैंड पार्टिकल्स है एक दूसरे से इस तरीके से चिपक जाएंगे और इसके अंदर बाहर से जो सैंड पार्टिकल होंगे उसके अंदर नहीं आने पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सॉलिड हो चुका है। सॉलिड क्या कहेंगे इसको, मतलब ये चिपके हुए होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर बाहर की सूखी जो ड्राई यहाँ पर सैंड पार्टिकल्स के इसके बरोज में या इसके जो ट्यूब है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर जो है नहीं आने पाएगा और इसके अंदर जो रह रहा बेलेनोग्लॉसस है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा और सुरक्षित रहेगा। तो ये इसी को हम प्रोटेक्टिव डिवाइस कहते हैं। और भी इसके साथ ही साथ, जैसे मान लीजिए ये बरो है, तो बरो जो मान लीजिए यहाँ कहीं यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, तो इसके अंदर कोई और भी एनिमल घुस सकते हैं, क्योंकि ये बरो है, कोई भी और भी एनिमल इसके अंदर, कोई भी इंसेक्ट या कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर घुस सकता है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, बेलेनोग्लासेस कुछ जो है स्मेलिंग लाइक कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट रहते हैं, कुछ केमिकल लाइक सेक्रेशन करते हैं, जिससे जिससे क्या होगा, जो बाहर से अगर कोई एनिमल इसके बरोज में आता है तो वो स्मेलिंग जो होगा, जो ये कुछ केमिकल सेक्रेट करेंगे, उसको जो है वो स्मेल करके वो क्या करेगा, इस बरोज से वो इसके अंदर नहीं आएगा और उस स्मेलिंग जो होगी उसकी वजह से वो जब स्मेल करेगा तो वो बाहर भाग जाएगा और इसके अंदर जो बेलेनोग्लासेस है इस तरीके से ये सुरक्षित बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है, कहने का मतलब क्या है, इसने जो बरोज बना रखा है इसमें बहुत सारी चीज़ें ये करता है, जैसे केमिकल सेक्रेट कर दिया, जिसकी वजह से कुछ स्मेल लाइक कुछ केमिकल सेक्रेट कर दिया, जिसकी वजह से कोई बाहर से एनिमल इसके बरोज में अगर आ रहा है तो वो नहीं आने पाएगा और इसके अंदर, इस बरोज के अंदर जो बेलेनोग्लासेस है वो सुरक्षित बना रहेगा। ठीक है, इस डिवाइस के अंदर जो है बेलेनोग्लासेस इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में यानी बरोज में सुरक्षित बना रहेगा। और इसके साथ ही साथ ये अपने स्किन से जो म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं उससे ग्लैंड से ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं, चिपचिपे पदार्थ ये सेक्रेट करते हैं, जैसे जो इनकी इनर वाल में, अंदर की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर वाली वाल में ये क्या करते हैं, म्यूकस सेक्रेट करते हैं, जिससे इनका जो बरोज है वो प्रॉपर ढंग से बना रहे और बाहर की जो सूखी हुई बालू है, जो सैंड पार्टिकल है, वो इसके अंदर ना आने पाए। क्योंकि अगर इसके अंदर जो है, जैसे अगर कोई अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बाहर से अगर सैंड पार्टिकल्स इसके अंदर आ जाता है तो इसका जो बरोज है वो कोलैप्स कर जाएगा, यानी कोलैप्स करने का मतलब इस तरीके से धंस जाएगा अंदर की तरफ। जब धंस जाएगा तो यहाँ पर जो बेलेनोग्लासेस रह रहा है इस बरोज में, उसको वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा और जब धंस जाएगा इसके बालू, तो बालू के अंदर वो दब जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा, मर भी जाएगा। तो यहाँ पर जो है कोलैप्स ना होने पाए, मतलब अंदर की तरफ ये इसके बरोज जो है, बरोज में बाहर के पार्टिकल ना जाने पाए, धंसने ना पाए, इसके लिए ये अपना एक चिपचिपे पदार्थ सेक्रेट करके इस बरोज को एक प्रॉपर ढंग में बनाए रखते हैं, जिससे सभी पार्टिकल सैंड के जो है एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक प्रॉपर शेप ले लेते हैं इस बरोज का, जिससे कि वजह से बाहर के सैंड पार्टिकल इसके अंदर नहीं आ पाते हैं, जिससे इनका जो बरोज है, यानी ट्यूब जो है वो कोलैप्स नहीं कर पाता है। और कोलैप्स नहीं करेगा तो इसके अंदर जो रहा एनिमल है, यानी कहने का मतलब जो इसके अंदर बेलेनोग्लासेस रह रहा है वो क्या होगा, वो सुरक्षित बना रहेगा, प्रोटेक्टिव रहेगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में हमने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो या एक बार फिर से हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सैंडी वाल है, वॉल कहाँ, अपना बरोज कहाँ पर बनाएगा ये बेलेनोग्लासेस, सैंड में बनाएगा, तो वाल कैसा होगा इसका, सैंडी वाल होगा।
ठीक है, दीवार कैसी होगी, अरे भाई जैसे देखिए देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ट्यूब बनाएगा, तो ये सभी वॉल से बनी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे सैंडी वॉल हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो सैंडी वॉल के बाद क्या होगा, ये सैंडी वॉल से एक ट्यूब बनाएंगे, मतलब बरो बनाएंगे। ये किससे लाइंड होता है, लाइंड विद लाइंड विद म्यूकस। म्यूकस सेक्रेट करेंगे अपनी स्किन से। म्यूकस कहाँ से सेक्रेट करेंगे, स्किन से, म्यूकस सेक्रेटिंग स्किन से, ठीक है। और स्किन में कहाँ से सेक्रेट होगा, जो है म्यूकस ग्लैंड से, सॉरी म्यूकस ग्लैंड से, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड से सेक्रेट करेंगे, ठीक है। और यही म्यूकस क्या करेंगे, ये प्रिवेंट करेंगे, किसको, प्रिवेंट किसको करेंगे, मतलब इसके ट्यूब को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। प्रिवेंट किसको करेंगे, जो ट्यूब बना है, मतलब बरो जो बना है, और ये ट्यूब जो है आपका कोलैप्स ना करने पाए, तो ट्यूब को कोलैप्स ना होने पाए इसके लिए म्यूकस सेक्रेट करते हैं, ठीक है। तो कोलैप्स ऑफ द प्रिवेंट द ट्यूब कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स, यही चीज हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। और भी ये कुछ और भी सेक्रेट करते हैं यहाँ, साथ ही साथ आप देखने को मिलेगा आपको, ये सेक्रेट करते हैं फाउल स्मेलिंग आइडोफॉर्म लाइक सेक्रीशन, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। और ये जो आइडोफॉर्म लाइक सेक्रीशन ये सेक्रेट कर रहे हैं, ये कैसा होगा, केमिकल नेचर का होगा, ठीक है, केमिकल नेचर का होगा। और जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव डिवाइस, और ये केमिकल जो होगा ये किस तरीके से काम करेगा, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस के लिए एक अच्छा काम करेगा, जिसकी वजह से अगर कोई बाहर से कोई एनिमल आ रहा है या कोई चीज़ और भी इसके अंदर आ रहे हैं कोई बाहर की तरफ से, तो वो जो है इसके अंदर ना आने पाए और उसके लिए हानिकारक हो, तो ये इसके अंदर जो मेलानोग्लासस होगा या जो एनिमल रह रहा होगा वो पूरी तरह से प्रोटेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो जो केमिकल है ये सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, ठीक है, प्रोटेक्टिव डिवाइस, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, पूरी तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया है। और अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप हमको कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमें बताएंगे, तो हमें अगर और भी इससे भी सिंपल तरीके से अगर हो सकता है तो हम इससे भी सिंपल तरीके से और भी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, कुछ बच्चों को और भी दिक्कत थी, कुछ डाउट्स थे प्रोबोसिस के लिए, ठीक है, प्रोबोसिस के बारे में कुछ डाउट्स थे, उसको भी क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। तो प्रोबोसिस है, इसमें भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, नहीं समझ पा रहे हैं व्हाट इज प्रोबोसिस। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो प्रोबोसिस होगा आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये है प्रोबोसिस कोन लाइक स्ट्रक्चर, और इसके नीचे ये लगा हुआ है आपका, इट इज नॉट प्रॉपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका प्रोबोसिस रीजन, ये मेलानोग्लासस के स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर प्रोबोसिस रीजन को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि प्रोबोसिस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, कुछ बच्चे थे कि वो कह रहे थे कि क्लब शेप का होता है। तो यहाँ पर क्लब शेप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कप शेप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक वर्ड हम यहाँ पर बताएंगे आपको, एक वर्ड यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, एकॉर्न, ठीक है, इसे एकॉर्न वर्म भी कहते हैं, एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर आप जान लीजिए, एकॉर्न का मतलब क्या होता है, तभी आप इसके शेप को आप जान पाएंगे यहाँ पर ढंग से, कैसा होता है, क्यों एकॉर्न वर्म कहा गया, ठीक है। तो एकॉर्न का मतलब क्या होता है यहाँ पर हम बता रहे हैं,
इसका मतलब क्या होता है? बलूत का फल। ठीक है, बलूत का फल, बलूत का फल। ठीक है, तो ये बलूत का फल होता कैसा है? मतलब ये भी एक फ्रूट होता है, ठीक है, जिसे हम ओक नट भी कहते हैं, या फिर इसे हम एकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो इस ये जो फल होता है, इसके फल के सेप इसके फल का शेप ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पर प्रोबोसिस और कॉलर एक दूसरे पर जिस तरीके से अटैच होते हैं। ठीक है, तो बलूत का फल यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से होता है। इस तरीके से होता है, और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से कोन जैसा शेप इसके ऊपर इस तरीके से लगा होता है। यहाँ पर कोनिकल शेप, जैसे कि जो एक कैप होती है, कोन कोन वाली जो कैप होती है, इस तरीके से लगा होता है। और इसके अंदर नीचे की तरफ इस तरीके से एक एक बेस होता है, जो फ्रूट होता है, इसका मेन फ्रूट जो होता है। तो यही आपका ये क्या है? बलूत का फल इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बलूत का फल है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाला शेप जो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कॉलर जैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये वाला जो कोन शेप में आपको देखने को आप देख रहे हैं, ये आपका प्रोबोसिस रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसका अटैचमेंट हुआ, जैसे कि ये कप है, जैसे कि ये आपका ये एक इस तरीके से कप लगा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर कोई इस तरीके से कैप रख दिया जाए, तो ये मान लीजिए यहाँ पर हैंडल लगा दीजिए, मान लीजिए, हैंडल मत लगाइए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ये इसके ऊपर एक कैप तरीके से कुछ लगा दीजिए कोनिकल शेप का, और ये कप है। तो इस कप रीजन पर ये कोन शेप का जो स्ट्रक्चर है, इस पर फिट हुआ है, मतलब यहाँ पर आकर के ये बैठ गया है, सिट्स हो चुका है। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर कौन है? कॉलर है। ठीक है, जो आपको इस तरीके से दिख रहा है। और कोन लाइक स्ट्रक्चर कौन है? यानी कि जो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोबोसिस है। तो ये कप पर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर आकर के सिट हो गया है, मतलब बैठ गया है। ठीक है, इस कॉलर पर, मतलब ये कौन सा, ये कप लाइक स्ट्रक्चर कौन हो जाएगा? आपका कॉलर हो जाएगा। ठीक है, कॉलर हो जाएगा, और इस पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर आकर के बैठ गया है, और इसी वजह से मतलब ये इस तरह का जो का स्ट्रक्चर एक फल जैसा दिखने को मिलता है। तो वो फल कौन सा? बलूत का फल है, जो हम ओक नट भी कहते हैं। इसीलिए, और ओक नट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एकॉर्न कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसके प्रोबोसिस और कॉलर को एकॉर्न जैसा दिखने के कारण, यानी एक कप लाइक स्ट्रक्चर पर कोई कोन जैसा स्ट्रक्चर आकर के बैठ गया हो, और एकॉर्न जैसा, एकॉर्न के फल जैसा, फ्रूट जैसा दिख रहा हो, तो उसी वजह से इसे हम और क्या कहते हैं? एकॉर्न वर्म कहते हैं। मेलानोग्लोसोस्कोर क्या कहते हैं? एकॉर्न वर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एकॉर्न के फ्रूट जैसा दिखता है, या एकॉर्न के फ्रूट जैसा इसके प्रोबोसिस और कॉलर दिखते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सेटिंग हुए रहते हैं, मतलब बैठे हुए होते हैं, इसकी वजह से इसे हम एकॉर्न वर्म कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि ये प्रोबोसिस के शेप को क्या हम क्लब, कुछ बच्चे कह रहे को डाउट था, क्या हम क्लब शेप कहते हैं? नहीं, नॉट, इट इज क्लियर। ठीक है, इट इज नॉट अ क्लब शेप, बल्कि हम इसे क्या बोलेंगे? कप शेप कह सकते हैं। ठीक है, प्रोबोसिस को, क्योंकि ये जो प्रोबोसिस है, इस पर एक एक कप पर और इस कॉलर पर, ठीक है, दोनों को हम बोलेंगे यहाँ पर कि प्रोबोसिस और कॉलर पर जो है एक कप पर आकर के दूसरा कप आकर के बैठ जाए, या कोनिकल शेप का कोई कप आकर के उल्टा करके बैठा दिया गया है उसको, या फिर कोई कोनिकल शेप का स्ट्रक्चर उस पर लगा दिया गया है, ढक्कन जैसा कुछ लगा दिया गया है, तो उसकी वजह से इसे हम कौन सा शेप कहेंगे? टोटल शेप को हम क्या कहेंगे? कप शेप कह सकते हैं इसको। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप प्रोबोसिस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्रोबोसिस की। तो प्रोबोसिस में और आपको क्या जानना था? कुछ बच्चों को और भी डाउट्स थी,
तो डाउट हम क्लियर कर देना चाहते हैं, किसी को प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, चलिए प्रोबोसिस, ये प्रोबोसिस रीजन कहाँ पर पाया जाता है? आप देख सकते हैं जो प्रोबोसिस रीजन कहाँ पर है, ये सबसे फर्स्ट, सबसे ऊपरी पोर्शन पर होता है। तो इसे हम, ये पोर्शन कौन सा होगा आपका? एंटीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन होगा ये आपका पार्ट ऑफ द बॉडी। कैसा होता है ये? राउंडेड होता है। ठीक है, याद रखेंगे, राउंडेड होता है। और अथवा कैसा होता है? कोनिकल होता है। बर्थडे वाली टोपी सभी लोग जानते हैं, इस तरीके से। ठीक है, कोनिकल होता है। ठीक है, तो राउंडेड होता है। ठीक है, प्रोबोसिस एंटीरियर पोर्शन में पाया जाता है, सबसे एंटीरियर पार्ट होता है, राउंडेड होता है शेप में, और कोनिकल शेप में होता है। ठीक है, और अगर प्रोबोसिस और कॉलर की बात करें तो उसे हम एकॉर्न शेप का बोलेंगे या कप शेप का बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोनिकल होगा और कैसा होगा? ये राउंडेड होगा। कोनिकल एंड राउंडेड कोन शेप में होता है। फिगर में भी आप इसको आसानी से देख पाएंगे कि ये कोनिकल शेप का होता है या राउंडेड होता है। गोल तो होता ही होता है, क्योंकि ये आपका इस तरीके से राउंडेड भी है और साथ ही साथ ये कैसा है? कोनिकल भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे अगर हम बात करें तो ये जो पोस्टीरियरली अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोबोसिस के पोस्टीरियर रीजन में, इसके कहाँ पर? पोस्टीरियर रीजन में अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर रीजन में क्या पाया जाएगा? यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन में अगर हम बात करें तो जस्ट उसी के प्रोबोसिस के जस्ट नीचे अगर बात करें तो एक शॉर्ट नैरो एक नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्रोबोसिस स्टाक कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस स्टाक बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और जो कि ये प्रोबोसिस स्टाक किससे अटैच होता है? अटैच्ड विद कॉलर। जो कि किससे अटैच होता है? कॉलर से अटैच होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा प्रोबोसिस रीजन। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो प्रोबोसिस होता है ये हॉलो होता है, मतलब अंदर की तरफ खाली होता है, थिक मस्कुलर वॉल का बना होता है। ठीक है, कैविटी होती है, हॉलो मतलब खाली जगह, उसके अंदर जो कैविटी होती है प्रोबोसिस की वो ओपन होता है दो आउटसाइड पोर्स में, या दो छोटे छोटे या एक ही होंगे वैसे, मेनली अगर मेनली एक ही होंगे, दो एक ही ओपनिंग होगा प्रोबोसिस में, और किसी किसी स्पीशीज में दो ओपनिंग होते हैं। स्मॉल ओपनिंग होता है जिसे हम प्रोबोसिस पोर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम प्रोबोसिस पोर्स कहते हैं या पोर कहते हैं, एक होगा तो पोर बोलेंगे। ठीक है, अब प्रोबोसिस के नीचे प्रोबोसिस स्टाक होगा, बेस ऑफ प्रोबोसिस लाइज इन यू शेप्ड। ठीक है, प्रोबोसिस के नीचे एक यू शेप्ड का सिलिएटेड एपिडर्मल डिपर्सन होता है जिसे हम प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। आप यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, ये पहला शेप आपका कौन सा हो जाएगा? पहला रीजन आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये है आपका कोनिकल शेप का प्रोबोसिस रीजन। ठीक है, ये है आपका प्रोबोसिस रीजन। ये कैसा है? हॉलो है। ठीक है, कैसा है? ये हॉलो है, थिक मस्कुलर सेल्स का बना हुआ है, थिक मस्कुलर वॉल्स का बना हुआ, और अंदर की तरफ ये कैसा है? हॉलो है। अंदर की तरफ कैसा है? ये हॉलो है। जैसे कि आप कोई कोन आप देखेंगे तो अंदर की तरफ वो खोखला होगा। ठीक है, और बाहर की तरफ वो आपको ये किसका बना होगा? थिक मस्कुलर वॉल्स का बना हुआ होगा। ठीक है, इसके अंदर दो छोटे एक मेनली एक ही ओपनिंग होगा जिसे हम प्रोबोसिस पोर कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे हम प्रोबोसिस स्टाक जानते हैं, ये कौन सा रीजन हो जाएगा आपका? प्रोबोसिस स्टाक होगा, ये वाला रीजन जहाँ से ये कॉलर से अटैच है। बेस ऑफ द प्रोबोसिस लाइज, इसके बेस में, ठीक है, बेस ऑफ द प्रोबोसिस लाइज इन अ यू शेप्ड सिलिएटेड, ठीक है, यू शेप्ड, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका रीजन बना हुआ है, यू शेप्ड सिलिएटेड एपिडर्मल डिस्पर्सन जिसे हम प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन
बोलते हैं। प्रोबोसिस जो होता है, ठीक है, प्रोबोसिस जो होता है, याद रखेंगे, जो प्रोबोसिस है ये सिट्स इन अ कॉलर बाय प्रोबोसिस स्टाक, या इसी को हम कॉलरिटी भी कहते हैं, बाद में भी इसको पढ़ेंगे, कॉलरिटी भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो प्रोबोसिस स्टाक जो है किससे अटैच होगा, यहाँ पर कॉलर से अटैच होगा, याद रखेंगे, सिट्स इन द कॉलर लाइक अ एकॉर्न इन इट्स कप, जैसे कि एक एकॉर्न, मतलब जो फ्रूट का भी हमने एग्जाम्पल बताया, जैसे कि एक एकॉर्न जो है, लाइक एकॉर्न इन इट्स कप, जैसे कि एक कोई एकॉर्न वर्म हो या एकॉर्न बलूत का फल हो, किसी कप में आकर के बैठ गया, किसी कप के ऊपर आकर के बैठ गया हो, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, एकॉर्न वर्म, ठीक है। क्या नाम दिया गया इसको, एकॉर्न वर्म दिया, नाम दिया गया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर ये प्रोबोसिस रीजन हो गया, फिर कॉलर रीजन हो गया, ठीक है। फाइनली हम ये कहेंगे कि जो प्रोबोसिस का शेप होता है, ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी डाउट में हैं कि हम यहाँ पर क्यों जो है एकॉर्न कह रहे हैं, ये वगैरह वगैरह कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ फाइनली जो इसका शेप होगा वो कोनिकल होगा, कैसा होगा, कोनिकल शेप और राउंडेड या सर्कुलर बोल सकते हैं, ठीक है। राउंडेड या कोनिकल शेप का होता है जो प्रोबोसिस का शेप होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर हम टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर जो है अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे, अगले वीडियो में हम आप लोग को कम्प्लीटली कॉलर को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और कॉलर के बाद यहाँ पर ये जो लास्ट रीजन आपका आएगा ये है आपका ट्रंक रीजन, ठीक है। तो तीन ही रीजन होते हैं बेलेनोग्लोसस की बॉडी में, तो एक होता है आपका प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन। तो इसके बाद हम कॉलर, नेक्स्ट वीडियो में कॉलर के बारे में आपको डिटेल करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ प्रोबोसिस का टीएस ऑफ प्रोबोसिस दिखाएंगे, या टीएस ऑफ प्रोबोसिस को क्लियर करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे, बहुत छोटा सा लेक्चर है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद फिर कॉलर को हम यहाँ पर आपको डिटेल करेंगे, कॉलर आपको कम्प्लीटली नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें लगता है, हमें ये आशा, हमें ये विश्वास है कि हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हमें बता सकते हैं। नहीं आया तो भी, इससे भी अगर सरल भाषा में हम बता सकते हैं तो हम बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉलर के बारे में डिटेल करेंगे और प्रोबोसिस का आपको टीएस बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।